हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर आपको एविडेंस एक्ट सीरीज जो एमसीक्यू बता रहा हूँ दोस्तों, 50 एमसीक्यू बता रहा हूँ मैं। उसमें कुछ कारणवश जो है ब्रेक लगा था दोस्तों। मैं आज फिर से रीओपनिंग कर रहा हूँ और आप लोग अभी तक हमारे जो चैनल हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और पूरा का पूरा सेशन आप जरूर देखें। अब क्वेश्चन नंबर 178 है। 178 कहता क्या है? 178 कहता है कि क्या नाम है, एक मिनट पहले मैं सिस्टम को ऑफ कर लूँ बीच में। 170A में कहता है का जो है अपनी पत्नी को ये बताने के लिए घर से निकलता है कि पा की पत्नी ने उसे बकाया धनराशि लेने के लिए बुलाया है। यानी का अपनी पत्नी को ये बताते हुए घर से निकलता है कि पत्नी ने उसे बकाया धनराशि लेने के लिए बुलाया है। दोनों के बाद उसके छत बिछत शरीर एक नाले में मिलता है। का हत्या के लिए पा के विचारण का के द्वारा अपनी सी पत्नी से कहा गया कथन क्या है? एक ग्रह है, आंशिक तौर पर आग्रह है। आग्रह है क्योंकि ये प्रत्यक्ष है कि का की मृत्यु से संबंधित है। ग्रह है क्योंकि उसे संव्यवहार परिस्थितियों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप का की मृत्यु हुई है। यानी का ग्रह है क्योंकि उसके संव्यवहार के परिस्थितियों से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप एक की मृत्यु हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 179 देते हैं। निम्नलिखित में से क्या कहता है? 179 कहता है निम्नलिखित में से किसी मृतकालिक घोषणा सुसंगत नहीं होगा। क्या कहता है? मृतकालिक घोषणा सुसंगत नहीं होगा जब कथनकर्ता अपने कथन में अपनी मौत का कारण परिस्थितियों के संबंध में कथन करता है। बी कहता है जब कथनकर्ता अपने कथन में अपनी मौत के कारण को स्पष्ट करता है। सी कहता है जब कथनकर्ता अपने कथन में उन परिस्थितियों के बारे में कथन करता है जो किसी अन्य मौत के कारण हो रही हो। डी कहता है जब कथनकर्ता के मृत्यु के कथन करने के बाद हुई। तो जो उसका जो उत्तर है ग है, जब कथनकर्ता अपने कथन में उन परिस्थितियों के में कथन करता जो किसी अन्य की मौत का कारण रही हो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अंतर्गत साक्ष्य ग्रह होती है? मृतकालिक घोषणा लिखित होना आवश्यक है, ये भी कहता है। बी कहता है मृतकालिक घोषणा अवश्य मृत की प्रत्याशंका में दिया जाना चाहिए। सी कहता है मृतकालिक घोषणा मौखिक हो सकता है। डी कहता है मृतकालिक घोषणा अवश्य मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया हो। तो इसका जो उत्तर है मृतकालिक घोषणा जो है मौखिक हो सकता है। क्या हो सकता है? मौखिक हो सकता है। इसका उत्तर क सही है। 181 देखते हैं। मृत्यु से ठीक यानी मृत्यु से ठीक पूर्व किसी पीड़ित द्वारा जिसकी गर्दन अभियुक्त ने काट दी हो, प्रश्न है के उत्तर किए गए संकेत या हाव भाव जो उसके घायल करने वाले व्यक्ति की ओर से इंगित करते हो किस धारा के अंतर्गत गिरे होंगे? किस धारा के अंतर्गत गिरे होंगे? तो धारा 32 के तहत क्या होगा? गिरे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 182। पुलिस अधिकारी द्वारा कथनकर्ता की मानसिक स्थिति का प्रमाण पत्र हासिल किए बिना मृत्यु पूर्व दिए गए मृतकालिक घोषणा के प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज करने क्या होगा? यह होगा मृतकालिक घोषणा नहीं माना जा सकता है। बी साक्ष्य नहीं पढ़ा जा सकता है। सी मृतकालिक घोषणा माना जा सकता है और डी साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो उसका उत्तर है मृतकालिक जो है घोषणा माना जा सकता है। उत्तर सी सही है। ठीक है, अब उसके बाद में 183 देखते हैं। अपनी हत्या के लिए लगभग 6 माह पूर्व मृतक ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक के सुरक्षा की मांग करने हेतु तथा ये उल्लेख करते हुए पत्र लिखा था कि उन्होंने का से अपने जीवन के लिए खतरा है। ऐसे पत्र किस धारा के अंतर्गत गिरे होगा? तो क्वेश्चन है 183। अपनी हत्या के लगभग 6 माह पूर्व मृतक ने जबलपुर के पुलिस अधीक्षक की सुरक्षा की मांग करते हुए तथा ये उल्लेख करते हुए पत्र लिखा था कि उन्हें का से अपने जीवन के लिए खतरा है। ऐसे पत्र किस धारा के अंतर्गत गिरे हैं? तो उत्तर है धारा 32 के तहत जो है गिरे हैं। किसके तहत गिरे हैं? धारा 32 के तहत गिरे हैं। अब देखते हैं
184 निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्रह मृतकालिक घोषणा होगा? पहले मौखिक मृतकालिक घोषणा, सिर हिलाने तथा हाव भाव के आधार पर दर्ज मृतकालिक घोषणा। सी कहता है संकेत तथा हाव भाव मृतकालिक घोषणा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आग्रह मृतकालिक, इसका जो है आग्रह, वो सारी चीज़ जो कंडीशन है वो ग्रह होंगे। इसमें आग्रह की बात की तो आग्रह में कोई नहीं मिलता है, सभी ग्रह होते हैं, यानी मौखिक मृतकालिक घोषणा भी ग्रह होते हैं। अगर वो सिर हिलाने के हाव भाव के आधार पर दर्ज मृतकालिक घोषणा भी ग्रह होते हैं। संकेत तथा हाव भाव द्वारा मृतकालिक घोषणा भी ग्रह होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 185 कहता है एक कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत मृतकालिक घोषणा के रूप में सुसंगत होने के लिए निम्न से किस परिस्थितियों के अंतर्गत दिया जाना चाहिए? अब इसकी बात करता है कि किस परिस्थितियों के अंतर्गत जो है दिया जाना चाहिए। पहली ही क्या कहता है, इसमें जो इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 186 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत कारोबार के दौरान की गई घोषणा किस धारा में अंतर्गत गिरे है? यानी कारोबार के दौरान की गई घोषणा किस धारा के अंतर्गत गिरे है? तो अनुच्छेद 32 के सेक्शन 2 के अंतर्गत गिरे है। 187 देखते हैं निम्नलिखित में से किस श्रेणी किसी मृत विशेषज्ञ की पुस्तक में निहित राय जिसे न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है को रखा जाता है? मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, धारा 32 के अंतर्गत साक्ष्य, अनुसूचित 7 तो उत्तर धारा 32 के अंतर्गत साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 में कौन सी उपधारा मृत पक्षकारों के बीच नातेदारी तत्व को सुसंगत बनाती है? तो धारा 6 जो है तत्व को सुसंगत बनाती है। उपधारा 6 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के में कौन सी उपधारा मृत पक्षकारों के बीच नातेदारी के सेक्शन बनाते हैं? तो धारा 32 के सब सेक्शन 6 यानी सब सेक्शन 32 के सब सेक्शन 6 में ये मृत पक्षकारों के नातेदारों के संबंध बनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 189 किसी साक्षी द्वारा किसी पिछले कार्यवाही में दिया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत केवल तभी गिरे होगा जब पहली कार्यवाही में पक्षी के साक्षी का परीक्षण करने का अधिकार तथा अवसर प्राप्त हुआ हो। यह कथन किसका है? सत्य है, गलत है, आंशिक सत्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर है क्या है? सत्य है, उत्तर सत्य है। 119 देखते हैं 190 किसी साक्षी के परीक्षण तथा पट परीक्षण के उपरांत किसी वाद में याचिका को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हेतु वापस प्रेषित कर दिया गया है। न्यायालय में दिया गया प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गई है, इसका कथन क्या है? यानी किसी साक्षी की परीक्षण तथा पट परीक्षण के उपरांत किसी वाद में याचिका को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत हेतु वापस प्रेषित कर दिया गया है। न्यायालय में प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व साक्षी की मृत्यु हो गई है, ये कथन क्या है? धारा 32 के अंतर्गत गिरे है कि धारा 33 के अंतर्गत गिरे है कि धारा 6 के अंतर्गत गिरे है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा गिरे हैं? यानी कि धारा किस में गिरे है? धारा 33 के अंतर्गत जो है गिरे है। क्वेश्चन है खास सही है। अब बात करते हैं 191 यानी 191 की बात करता है अकेले लेखा पुस्तकों की सुसंगत प्रविष्टियां हैं किसी व्यक्ति को दायित्व का आरोपी बनाने हेतु पर्याप्त होता है। किसी आपराधिक विचारण में उन पर विचार किया जा सकता है। सी कहता है किसी व्यक्ति पर दायित्व का आरोप लगाने नहीं होता है। डी कहता है किसी न्यायाधीश को वाद का निर्णय करने में सहायक हो सकता है। तो जो इसका उत्तर है इसका उत्तर गा है किसी व्यक्ति पर दायित्व का आरोप लगाने हेतु पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है,
अब 192 देखिए, का खा पर 1000 रुपये का वाद प्रस्तुत करता है और लेख पुस्तकों की उन प्रविष्टियों को प्रदर्शित करता है जिनके अनुसार खा इस राशि की ऋणी है। ये प्रविष्ट क्या है? सुसंगत नहीं है। बी सुसंगत है। सी साक्षिक महत्व का नहीं आग्रह है, तो उत्तर है सुसंगत है। ठीक है। का खा पर 1000 रुपये, का खा पर 1000 रुपये वाद प्रस्तुत करता है और लेख पुस्तकों में उनकी प्रविष्टियों को प्रदर्शित करता है जिनके अनुसार ख इस राशि की ऋणी भात्य साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत क्या है? ये प्रविष्ट सुसंगत है, किंतु ऋणी प्रमाणित करने हेतु अन्य साक्ष्यों के लिए अन्य साक्ष्यों के अभाव में पर्याप्त नहीं है। और उसके बाद में कहता है, बी कहता है, ऋण सिद्ध करने हेतु प्रविष्टि बिना अन्य साक्ष्य के पर्याप्त है। ये प्रविष्ट असंगत है, किंतु ऋण सिद्ध करने हेतु किसी अन्य के साक्ष्य पर्याप्त है। ऋण सिद्ध करने हेतु प्रविष्टियों न तो सुसंगत और न ही पर्याप्त है। तो जो इसका उत्तर है का है, इसका उत्तर का है। क्या कहता है का ये कहता है कि यानी ये प्रविष्ट सुसंगत है। क्या है? जो ये प्रविष्टियां हैं लिखी गई हैं, क्या है? ये रिलेवेंसी है, किंतु कज प्रमाणित करने हेतु अन्य साक्ष्यों के अभाव में अपर्याप्त नहीं है। ये बात करता है। ठीक है। अब उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन बात करता है? क्वेश्चन नंबर जो है हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि पुस्तक में निहित किसी भी विधि के अंतर्गत कथनों की सुसंगतता के संबंध में है? तो धारा 38 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी धारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की पुरानी नई धारा को प्रस्तापित किया गया है? तो धारा 39 में प्रस्तापित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 से 44 संबंध किसकी सुसंगतता है? चरित्रों की है, तीसरे पक्षों की राय है, निर्णय डिग्री की तथा आदेश की है, विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत दिया गया, तो उत्तर है निर्णय डिग्री तथा आदेश से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत पूर्ण निर्णय किसी दूसरे वाद अथवा विचार रोकने हेतु क्या है? किसी पूर्ण रोकने हेतु सुसंगत है? तो धारा 40 में बताया गया है। रेस जुडिकेटा पूर्ण न्याय सिद्धांत का प्रवर्तन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा में किया गया है, धारा 40 में किया गया है। किसी प्रबोट न्यायालय का निर्णय होता है सर्वसम्मति, व्यक्ति संबंधी, निश्चायक, विदेशी निर्णय, ये तीनों जो है गलत हैं। उत्तर यह है, ये सर्व संबंधी निर्णय। 200 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 के अंतर्गत किस प्रकार की अधिकारिता का उल्लेख नहीं किया गया है? उत्तर डी राजस्व। भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सर्वसम्मति निर्णय है? तो सर्वसम्मति निर्णय है बी। क्या है? अब देखिए, ए क्या तलाक कि किसी वाद का एक अंतिम निर्णय सर्वसम्मति नहीं है। वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु वाद में एक अंतिम निर्णय, यह क्या सर्वसम्मति है? दिवालियापन के वाद में अंतिम निर्णय, ये भी सर्वसम्मति निर्णय नहीं है। नव अधिकार के संबंध में किसी अन्य मामले वाद में अंतिम निर्णय, ये भी सर्वसम्मति निर्णय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत उपधारा की जाती है। क्या उपधारा की जाती है? विधि की एक अखंडीय उपधारा होती है, यानी विधि की एक अखंडनीय उपधारा होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नवधिकरण न्यायालय के निर्णय किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होता है? तो धारा 41 के अंतर्गत जो है सुसंगत होता है। किसके अंतर्गत? धारा 41 के अंतर्गत सुसंगत होता है। का अपनी गाय चुराने के लिए, का जो है अपनी गाय चुराने के लिए खा को अभियोजित करता है। खा दोषी सिद्ध होता है। बाद में का उस पर गाय के लिए गा पर वाद प्रस्तुत करता है जिसे दोषित के पूर्व खा ने उसको बेचा था। खा के विरुद्ध क्या होगा? का तथा गा के समान ही सुसंगत है। का तथा गा के समान असंगत है। और उसके बाद में क्या कहा? अधिकारिता से परे है और गा के विरुद्ध निश्चय सबूत है। यानी जो इसका उत्तर है ख,
का तथा खा के समान असंगत है। क्या समान असंगत है? यानी इसका जो इसका चोरी हुआ था, यानी इसको जो आरोप लगाना था, आरोप किससे किया? का के पास जो है गाय चुराने के लिए खा को जो है प्रोसिक्यूट किया। खा क्या है जो है कन्विक्शन भी होता है। बाद में का क्या करता है, का गाय के लिए गा पर वाला था, यहीं पर उसने क्या मिस्टेक कर दिया और यहीं पर जो है क्या होता है, का तथा गा के समान असंगत होता है, यानी इस पर जो वाला नहीं असंगत हो गया। ओके, अब देखते हैं 205 साक्ष्य अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा निर्णय असंगत है? तो कौन सा निर्णय असंगत है? किसी आपराधिक न्यायालय का निर्णय जो है असंगत है। निम्नलिखित में से किसी सक्षम न्यायालय का अंतिम निर्णय, आदेश अथवा डिक्री एक लोक लक्षण निर्णय होती है? क्या निर्णय होती है? किसी धन संबंधी, किसी अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी, किसी वैवाहिक अथवा दिवालियापन की अधिकारिता से उपयोग में उपरोक्त में से गा सही है। का अपनी पत्नी का जो है अपनी पत्नी गा के साथ चारकन के लिए खा को अभियोजित करता है। खा इस आरोप से इनकार करते हुए विरोध करता है। इस वाद पर खा को दोषी पाया जाता है, सजा दी गई। बाद में गा को इन आरोप पर विवाह के लिए अभियोजित किया गया कि उसने का के साथ अपने विवाह कायम रहते हुए खा से विवाह कर लिया था। गा ने यह कहते हुए विरोध किया कि उसने का से कभी विवाह नहीं किया है। इस मामले में गा के विरुद्ध पहले वाद लाया गया। ये निर्णय क्या होगा? सुसंगत होगा, असंगत होगा, बाध्यकारी होगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये क्या होगा? असंगत होगा। क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम के सिविल न्यायालय का निर्णय सभी परिस्थितियों में आपराधिक न्यायालय पर बाध्यकारी होता है? तो उत्तर है गलत है। सभी न्यायालय में बाध्यकारी नहीं होता। सिविल मामले में होता है, क्रिमिनल मामले में होता है। एक मिनट। साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन से विशेषज्ञ साक्ष्य की सुसंगतता में निहित है। अब ये जो सेक्शन है 210 का जो क्वेश्चन है, यानी साक्ष्य अधिनियम के प्रयोजन की विशेषज्ञ साक्ष्य की सुसंगतता में निहित है, यानी धारा, इसका जो उत्तर है धारा जो है 45 से लेकर 48 तक है। ठीक है। अब इसके बाद में कहता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत विशेषज्ञ की राय सुसंगत होती है? तो विशेषज्ञ की राय जो है सुसंगत होती है तो धारा 45 से सुसंगत होती है। 45 से जो 48 के राय में स्पैट के बारे में ही बात करता है। और उसके बाद में उसका उत्तर जो है बी भी सही है। और उसके बाद में 212 देखते हैं। 212 क्या कहता है? 212 कहता है कि जो है 212 कहता है कि साक्ष्य अधिनियम, यानी कि साक्ष्य अधिनियम, जो साक्ष्य अधिनियम है के अंतर्गत जो है एक विशेषज्ञ वो व्यक्ति होता है। कौन विशेषज्ञ होता है? वो जो धराधर अंग्रेजी बोलता है। क्या करता है? जो धराधर अंग्रेजी बोलता हो, वो क्या वो एक्सपर्ट हो सकता है? जो झूठ पकड़ने में विशेषज्ञ हो, तो क्या वो एक्सपर्ट हो सकता है? जिस विषय में राय दे रहा हो उसका आवश्यक कौशल रखता हो, यानी जो सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट में एडवाइस दे रहा हो और उसमें वो दक्षता रखता हो, उसका कौशल रखता हो, उसमें वो ज्ञान रखता हो, तो वही एक्सपर्ट होता है। यानी इसका ऑप्शन जो है सी है, यानी ग है। ठीक है। अब उसके बाद में 213 देखते हैं। विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं है, यानी 213 कहता है विशेषज्ञ की राय जो है सुसंगत नहीं है। कौन सी राय सुसंगत नहीं है? तो भारतीय विधि, कौन से? भारतीय विधि किसी बिंदु पर, यानी भारतीय विधि है उसके किसी भी बिंदु पर विशेषज्ञ की राय सुसंगत नहीं। विदेशी विधि पर क्या है? बिंदु पर सुसंगत है। विज्ञान विधि पर संबंध मामले में सुसंगत है। हस्तलेख के संबंध मामले उंगली चिन्ह के बारे में सुसंगत है। ओके। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 213। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 214। 214 क्या कहता है? 214 कहता है, इसको जूम करेंगे, 214 कहता है, 214 में साफ बात ये कहता है कि विशेषज्ञ की राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी विशेषज्ञ राय में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है
क्या नहीं सही है? पहली क कहता है किसी विशेषज्ञ की राय मुश्किल से ही निश्चायक होती है, जो यानी कि किसी विशेषज्ञ की राय मुश्किल से ही निश्चायक होती है। बी कहती है विशेषज्ञ की राय के समर्थन से असंगत तथ्य सुसंगत बन जाते हैं। और उसके बाद में सी कहता है कि विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश पर हमेशा बाध्यकारी होता है। ये गलत है। तो विशेषज्ञ की राय हमेशा न्यायाधीश पर बाध्यकारी नहीं होता है। विशेषज्ञ के साक्ष्य का सूचक होता है, यानी किसी विशेषज्ञ की राय मुश्किल से निश्चयक होती है। विशेषज्ञ की राय के समर्थन से असंगत तो सुसंगत बन जाते हैं। विशेषज्ञ की राय न्यायाधीश का बाध्यकारी नहीं होता है, माने या ना माने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 215 में क्या कहता है? 215 कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एक विशेषज्ञ होते हैं? तो हस्तलेख विशेषज्ञ होते हैं, अंगुली चिन्ह का विशेषज्ञ, विस्फोटक विशेषज्ञ, उपरोक्त में से सभी। उत्तर है उपरोक्त में से सभी। अब क्वेश्चन देखते हैं 216 में कहता है किसी चिकित्सा अधिकारी की पीड़ित को पहुंची चोट का उल्लेख करने वाली रिपोर्ट क्या है? तो उत्तर है बी, सुसंगत तथा साक्ष्य में गिरह होता है। किसमें हो सकता है? सुसंगत तथा साक्ष्य में गिरह होती है। ठीक है, अब उसके बाद में 217 देखते हैं। 217 क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत किसी विशेषज्ञ की राय क्या है? समर्थनकारी या पुष्टिकारी प्रकृति की होती हैं। उत्तर सी सही है। और उसके बाद में देखते हैं कि 218 देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत डीएनए परीक्षण को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है? तो उत्तर बी है, धारा 45 के अंतर्गत जो है साक्ष्य ग्रहण किया जा सकता है। अब उसके बाद में देखते हैं कि 219 क्या कहता है? 219 कहता है एक विवादास्पद हस्तलेख को प्रमाणित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? किसी विशेषज्ञ को बुलाकर प्रश्नगत दस्तावेज को लेखक हस्तलिख से परिचित किसी व्यक्ति के परीक्षण करने का, दो स्वीकृत तथा विवादित दस्तावेज की तुलना करके। उपरोक्त में से सभी। उत्तर है उपरोक्त में से सभी। अब उसके बाद में कहता है 220 क्या कहता है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य अधिनियम धारा 45 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी विशेषज्ञ की राय संबंधित हो सकती है अंगुली चिन्ह के पहचान से, हस्तलेख की पहचान से। ए बी दोनों। तो उत्तर है ए बी ना ए, उत्तर है डी। तो उत्तर है ए और बी दोनों, अंगुली चिन्ह की पहचान से और हस्तलेख की पहचान से। अब देखते हैं साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत जो है किसके संबंध में विशेषज्ञ की राय ली जा सकती है? विज्ञान, क्या है? विज्ञान, कला, विधि, अंगुली चिन्ह तथा हस्तलेख हस्ताक्षर। बी कहता है चिकित्सीय मामले में सहित विज्ञान, कला, विधि, अंगुली चिन्ह तथा हस्तलेख। और उसके बाद में सी कहता है कि चिकित्सा के मामले में सहित विज्ञान, कला, विधि, अंगुली छाप तथा हस्तलेख। क्या है? हस्तलेख हस्ताक्षर। डी कहता है विज्ञान, कला, विदेशी विधि, अंगुली चिन्ह तथा हस्तलेख एवं हस्ताक्षर। तो उत्तर डी इसका सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 222 हस्तलेख विशेषज्ञ की राय। तो हस्तलेख विशेषज्ञ की राय क्या होता है? तो के लिए सदियों पुष्टि की आवश्यकता होती है, साक्ष्य में आग्रह है, न्यायालय पर सदियों बाध्यकारी होती है, बिना पुष्टि की कार्यवाही के आधार हो सकती है। तो क्या है इसका? बिना पुष्टि के लिए साथ कार्यवाही तो नहीं हो सकती है, यानी हो सकती क्या है? तो डी क्या है? बिना पुष्टि के लिए क्या है? कार्यवाही नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं 223 में कहता है कोई विशेषज्ञ निम्नलिखित में से किस मामले में साक्ष्य हेतु सक्षम है? विज्ञान कला संबंधी मामले में, कला संबंधी मामले में। और उसके बाद में क्या कहा? विदेशी विधि मामले में। उपरोक्त में से सभी। तो उत्तर है विज्ञान, कला, विदेशी मामले में। तो उपरोक्त में से सभी उत्तर ये सही है। अब उसके बाद में क्या क्या है? अब इसके देखते हैं क्या कहते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं 224। क्या कहते हैं? 224 इसके देखते हैं। 224 कहता है कि कथन निम्नलिखित कथनों को चिन्हित कीजिए। क्या चिन्हित करना है?
एक न्यायालय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर राय कायम करने हेतु क्या है, राय कायम करने हेतु विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है? विदेशी विधि, क्या सा, विदेशी विधि, कला, उपपद में ए बी दोनों, तो उपपद में ए बी दोनों। विशेषज्ञ की राय कब सुसंगत होती है, यानी विशेषज्ञ की राय कब सुसंगत होती है? तो विशेषज्ञ की राय कब सुसंगत होती है? उत्तर है जब न्यायालय को विज्ञान कला पर अपनी राय निर्धारित करनी हो, जब न्यायालय को विज्ञान अथवा कला पर अपनी राय निर्धारित करनी हो, जब हस्तलेख अथवा अंगुली चिन्ह की पहचान का निर्णय किया जाना हो, जब विदेशी विधि किसी बिंदु पर राय निर्धारित की जानी हो। उपरोक्त में से सभी, तो उत्तर है उपरोक्त में से सभी। 226 कहता है, 226 है जब न्यायालय क्या है, जब न्यायालय किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में एक राय निर्धारित करनी होती है, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में एक राय निर्धारित करनी होती है, तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी किए हों कि राय क्या होगी, विवादक तथ्य होगी, सुसंगत तथ्य होगी, साबित तथ्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर क्या है, उत्तर इसका जो है क्या है, सुसंगत तथ्य होगी। क्या होगी, सुसंगत तथ्य होगी। ओके, अब उसके बाद में 227 क्या कहता है, 227 कहता है कि 227 क्या कहता है, खा, गा तथा घ या की हस्तलेख कभी नहीं देखी है, यानी बी सी डी ने ए की जो है लिखावट कभी नहीं देखी है, किंतु उन्होंने ए के हस्तलेख के बारे में ओपिनियन दी। निम्नलिखित में से किसी राय की सुसंगत होगी? बी, क्योंकि खा दिल्ली के एक व्यापारी है, ए ने बी को संबोधित कई पत्र लिखते थे, बी ने ग की क्योंकि सी का ए से का लिपिक था, सी का कर्तव्य था कि ए के पत्राचार का परीक्षण के यूँ फाइल करे। और उसके बाद में कहता है, डी कहता है खा के उपरोक्त में दलाल था जिससे चाप परामर्श के लिए आतन बी को पत्र लिख रहा था। तो उपरोक्त में से सभी, तो जो इसका उत्तर है उपरोक्त में से सभी। 228 क्या कहता है, 228 कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षा की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत सुसंगत होगी, यानी धारा 45A के अंतर्गत जो है सुसंगत होगी। अब बात करता है 229 कहता है विशेषज्ञ की राय का समर्थन अथवा खंडन, यानी विशेषज्ञ की राय का समर्थन अथवा खंडन वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगी? तो धारा 46 के तहत जो है क्या होगी, सुसंगत होगी। ठीक है, अब धारा 230, जब किसी शिक्षक की हस्तलेख प्रश्नगत हो तो उसके प्रधानाचार्य की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगी? तो धारा 47 के अंतर्गत जो है सुसंगत होगी। ओके, 231 कहता है निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में राय सुसंगत होगी? तो राय सुसंगत होगी 47A किसके संबंध में, डिजिटल, यानी जो डिजिटल की राय, डिजिटल राय के संबंध में जो है सुसंगत होगी 47A में। अब देखते हैं 232, किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का किसी अमुक कूप के जल के उपयोग करने के अधिकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अर्थ के अंतर्गत एक समान रूढ़ अथवा अधिकार होता है? तो धारा 48 में यह बात करती है, यानी किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का किसी अमुक कूप के जल के उपयोग करने का अधिकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अर्थ के अंतर्गत एक समान रूढ़ अथवा अधिकार होता है? धारा 48 के अंतर्गत होते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं 233, भारतीय साक्ष्य अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी धारा रूढ़ के अस्तित्व के संबंध में सुसंगत राय निर्धारित करती है? तो धारा कौन सी राय निर्धारित करती है? धारा 48 करती है। ओके, अब बात करते हैं 234,
234 की बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत नातेदारी के संबंध में राय सुसंगत होगी? तो किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होगी? तो धारा 32 के सबसेक्शन 5 के अंतर्गत जो है राय सुसंगत होगी। दोस्तों, मैं यहीं तक अपना वीडियो विराम लगाता हूं। अभी तक हमारे जो चैनल ऑनलाइन लॉ क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी का प्रेस करने पर मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।